हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे इटली में फासीवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कर रही हूँ। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1930 में संपूर्ण विश्व को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप कई देशों में अधिनायकवाद का उदय हुआ, जिनमें इटली, जर्मनी, जापान आदि देश शामिल थे। इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी दल सत्ता पर आसीन हुआ और यह भी एक अधिनायकवादी नेता था। तो इटली में फासीवाद का उदय क्यों हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इटली शुरू में अपने साथियों की ओर से युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, परंतु बाद में एक गुप्त संधि के द्वारा इटली मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के पश्चात उसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध के पश्चात हुआ पेरिस का शांति सम्मेलन में इटली को जो इच्छित क्षेत्र था वो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इटली की जनता इस सम्मेलन से और मित्र राष्ट्रों से असंतुष्ट थी। इसी कारण इसी का फायदा फासीवादी दल ने उठाया और उसने नाराज जनता के नाराजगी को और अधिक उग्र किया और तात्कालिक सरकार के विरुद्ध भड़काया और स्वयं ने सत्ता हासिल कर ली। इस प्रकार मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी के उदय के कारणों में जो प्रथम कारण आता है वो है जनता का असंतोष। पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली को वो क्षेत्र प्राप्त नहीं हुए थे जो कि लंदन की गुप्त संधि में उसे देने का वायदा किया गया था। इस सम्मेलन में फ्रांस को 60 लाख आबादी और 2,53,000 वर्ग मील भूमि वाला क्षेत्र मिला। ब्रिटेन को 90 लाख की आबादी और 9,90,000 वर्ग मील वाला क्षेत्र मिला। लेकिन इटली, जिसने कि ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया था, उसे मात्र 15,72,000 आबादी और 8,900 वर्ग मील भूमि वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उसे फ्यूम नगर भी छोड़ना पड़ा। इससे जनता में इटली की जनतंत्रीय सरकार के विरुद्ध आक्रोश था और फासीवादी दल ने इसी जनतंत्रीय सरकार को और अधिक बदनाम किया और जनता का दिल जीत लिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक असंतोष। जैसा कि हम जानते हैं कि 1930 में संपूर्ण विश्व को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक संकट का प्रभाव इटली पर भी देखने को मिला। इटली की जो आर्थिक दशा थी वो खराब हो गई। वहाँ पर भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिकों की छटनी कर दी गई और उद्योगपतियों ने अपने जो मजदूर हैं और कर्मचारी उनकी छटनी कर दी, जिससे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बाजार में उत्पादन कम हो गया और उत्पादन कम होने के कारण ये बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई। मुद्रा का मूल्य गिरने लगा और इटली पर राष्ट्रीय ऋण बहुत अधिक बढ़ गया। देश के उद्योग और व्यापार अव्यवस्थित हो गए। इससे जनता बहुत अधिक नाराज और असंतुष्ट हो गई और इटली की सरकार इस असंतोष का सामना करने में सक्षम नहीं थी और इसी का फ़ायदा फासीवादी दल ने उठाया और जनता की और अधिक आक्रोशित किया, जिससे जनता ने चुनाव में उन्हीं का साथ दिया।
तीसरा महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रीयता की भावना को आघात पहुंचना। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। इटली के लोग जनतंत्रीय सरकार के स्थान पर अब एक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और उनके लिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सके और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को एक सम्मानजनक स्थान दिला सके। फासीवादी दल और मुसोलिनी ने इटली वासियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रचार किया। ऐसे में जनता ने भी फासीवादी दल का समर्थन किया। अगला महत्वपूर्ण कारण था हीगल के सिद्धांतों का प्रचार। हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह बहुत उग्र आक्रोशित करने वाले विचारों का व्यक्ति था। वह कहा करता था, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वह कभी कोई गलती या अपराध नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि नागरिक और राज्य के अधिकार में कभी संघर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि नागरिक को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि राज्य उसको प्रदान करता है। हीगल के इन सिद्धांतों का दो विद्वानों ने, जेंटिल और प्रोजोलिन ने इटली में खूब अधिक प्रचार किया। हीगल के जो ये सिद्धांत थे वो फासीवादी दल के सिद्धांतों से समानता रखते थे। तो इन हीगल के सिद्धांतों के प्रचार ने एक प्रकार से फासीवादी दल के सिद्धांतों का ही प्रचार किया और इसका फायदा फासीवादी दल को प्राप्त हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था साम्यवाद का प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति से साम्यवाद व्यवहार में आया। धीरे धीरे साम्यवाद ने कई अन्य देशों में भी अपने दल स्थापित करना शुरू कर दिया और इसका कारण था तात्कालिक घटनाएं, क्योंकि इससे कुछ समय पूर्व ही 1930 की आर्थिक मंदी का सामना संपूर्ण विश्व को करना पड़ा और विश्व की जो सरकारें थी वो इस आर्थिक संकट का सामना करने में सक्षम नहीं थी। दूसरी तरफ जो दुकानदार सरकार से नाराज थे, क्योंकि समाजवादी सरकार मूल्य निश्चित नहीं कर रही थी। साथ ही साथ जमींदार, मिल मालिक और पूंजीपति भी तात्कालिक इटली की सरकार से नाराज थे, क्योंकि जो इटली की सरकार थी वो इनकी समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं थी। ऐसे समय में जब फासीवादी दल ने अपने प्रस्ताव जनता के सामने रखे तो फासीवादी दल उस समय की जनता को अंधकार में आशा की किरण प्रतीत हुआ और उन्हें लगा कि फासीवादी दल ही है जो अराजकता का अंत कर सकता है और इटली में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकता है। फासीवादी दल क्योंकि साम्यवाद का कट्टर विरोधी था, इसलिए जमींदारों और पूंजीपतियों ने भी खुले हाथ से फासीवादी दल को आर्थिक सहायता प्रदान करी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था कि राजनीतिक दलों में आपसी फूट। उस समय इटली में अनेक राजनीतिक दल थे, परंतु कोई भी राजनीतिक दल इतना सक्षम नहीं था कि मात्र अपने बूते पर सरकार बना सके, क्योंकि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता था। ऐसे में उन्हें मिलजुल कर सरकार बनानी पड़ती थी। परंतु ऐसे में इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों का उद्देश्य मिलकर अपनी समस्याओं का, देश की समस्याओं का समाधान करना नहीं होकर जोड़ तोड़ की राजनीति को अपनाना था और किसी तरह सत्ता पर प्रभाव जमाए रखना था। ये आपस में सत्ता को हथियाने के लिए लड़ा करते थे। इन राजनीतिक दलों की पारस्परिक फूट के कारण संयुक्त रूप से उग्रवादियों का विरोध नहीं कर सकते थे और इसी का फायदा कालांतर में फासीवादी दल को हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था इटली में राजनीतिक अस्थिरता। इटली में
प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 1919 से लेकर 1922 तक 6 सरकारें रहीं और इतनी जल्दी सरकार बदलने के बावजूद कोई भी सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी। मंत्रिमंडल धोखाधड़ी से काम चला रहे थे। सरकार थी वो नौकरशाही के नियंत्रण में थी और नौकरशाह पूरी तरह भ्रष्ट थे। पूंजीपतियों पर सरकार का पूर्ण प्रभाव था। अतः मध्यम एवं गरीब वर्ग की जो जनता थी वो निराश और असंतुष्ट थी और सरकार इतनी अधिक कमज़ोर थी कि फ्यूम उनके हाथ से निकल गया, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाया। इटली में लूटपाट बढ़ने लगी थी और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता इटली में लंबे समय से बनी हुई थी। अब जनता एक स्थायी सरकार की कामना कर रही थी और जिसे देने का वायदा मुसोलिनी की फासीवादी सरकार ने किया। अगला और अंतिम कारण है तात्कालिक सरकार की अकर्मण्यता। इटली में जो सरकार थी वो इस समय जो सरकार थी वो किसी भी तरह से योग्य नहीं कही जा सकती। समाजवादियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा था और जनता जो थी वो असंतुष्ट थी। 1921 में जियोलिटी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद बनने वाले मंत्रिमंडल में साम्यवादियों और फासीवादियों का संघर्ष बढ़ रहा था। जियोलिटी ये समझता था कि साम्यवादी और फासीवादियों का जो संघर्ष है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि समाजवादी और फासीवादी आपस में ही संघर्ष करके नष्ट हो जाएंगे और उसे सत्ता पुनः मिल जाएगी। किंतु यह अनुमान उसका गलत निकला, क्योंकि मुसोलिनी के कुशल नेतृत्व ने फासीवादियों ने समाजवादियों पर विजय प्राप्त कर ली और अंत में मुसोलिनी को सत्ता मिल गई। इस प्रकार इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी सरकार का गठन हुआ। थैंक यू।